पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चू फेंग 100 सेट कंपटीशन के अंदर शामिल हो चुका था। यहाँ पर आने के बाद उसको लिंग युन सेट के बारे में पता चलता है, जो कि हमेशा से अपना कंपटीशन जीतते हुए आ रहे हैं। तो उन्हीं के बंदों से चू फेंग जाकर भिड़ चुका था। वो यहाँ पर 2-4 बंदों को उनके तो जान से ही मार डालता है, जिस वजह से लिंग युन सेट का वो जो हेड है यान तियान, उसका दिमाग बौखला चुका था कि आखिर इस चू फेंग की हिम्मत कैसे हुई जो हमारे सेट की बदनामी करने की कोशिश कर रहा है। मैं इस चू फेंग को छोड़ूंगा नहीं। वो अपने सबसे खास डिसाइपल को भी भेज देता था ताकि वो चू फेंग की जान ले सके, लेकिन चू फेंग ने उसको भी जान से मार डाला था। चू फेंग के हाथों से कोई भी नहीं बचता। पूरा तहलका मचा कर रख दिया था चू फेंग ने। इस वजह से यान तियान डिसाइड कर लेता है कि वो कोई दूसरा तरीका ढूंढेगा चू फेंग को जान से मारने का, ताकि किसी भी तरह से वो चू फेंग को जिंदा ना छोड़े। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें किलिंग मैनर को देखते हैं। ये एक घर था और यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट कैद होता है, जो कि एक टाइगर जैसा लग रहा था। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो वहां पर एक दूसरा बंदा आता है जो कहने लग जाता है उस बंदे से, जो कि इस टाइगर को संभालता है, कि यही वो टाइगर है जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। देखकर तो सच में लगता है कि ये टाइगर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो टाइगर को संभालने वाला बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो मेरे 2 कोर डिसाइपल को पूरी तरह से डिवोर कर गया। ये इंसान जानवर जो मिल जाए सबको खा जाता है। तो ये सुनकर वो बंदा जो अभी यहाँ पर आया हुआ था वो होता है इसी मैनर का मास्टर। उसका नाम मोली था। वो कहता है कि इंसानों को भी खा जाता है बीस्ट। ये तो बड़ी कमाल की बात कही तुमने। अब तो मैं अपनी आंखों से देखना चाहूंगा कि कैसे ये टाइगर इंसानों को खाता है। वो मोली सीधा उठाता है, टाइगर को संभालने वाले बंदे को फेंक देता है उसी के सामने, जिस वजह से टाइगर ने उसी को खा लिया था। सच में वो उसको खा ही जाता है। कितना घटिया आदमी है ये मोली। और फिर वो कहता है कि हाँ यार तुम सही कह रहे थे कि ये तो टाइगर इंसानों को बड़े चाव से खाता है। मजा ही आ गया ऐसे बीस्ट को देखकर। तो अब तो ये मेरा काम कर देगा। इसको देखकर मेरा दोस्त बहुत खुश होने वाला है। पर तभी वहां पर वो यान तियान आकर पहुंच जाता है। तो उसको देखकर मोली कहता है कि यान तियान तेरी हिम्मत कैसे हुई जो बिना तू नॉक किए डायरेक्ट अंदर घुस आया? तुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्या मेरी? बिन बुलाए मेहमान के साथ तू यहाँ पर आकर टपक चुका है। तो यान तियान कहता है कि देख, जहाँ मैं चाहूँ ना मैं वहां जा सकता हूँ। मुझ पर कोई रोक टोक नहीं है, जैसे कि तेरे पर रोक टोक लगी है, क्योंकि कुछ टाइम के अंदर वैसे भी तेरी मैनर मास्टर की जो पोजीशन है ना वो छिनने वाली है। तो उसके बाद इस मैनर के अंदर रहेगा भी नहीं। पक्की खबर मिली है ना, तुझे भी पता है ना कि तू यहाँ से अब हटने वाला है। तेरा पत्ता कट जाएगा अभी और तेरी जगह ले लेगा वो ही फेंग यान, क्योंकि उसने अपना हेवन मार्शल रेल्म को ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिस वजह से वो इस काबिल है कि वो इस मैनर का मास्टर बने और तेरी जगह वो छीन ले। अभी भी वो कल्टीवेशन में तुझसे कहीं ज्यादा आगे है और उसको किस तरह से इस मैनर को चलाया जाता है वो भी तुझसे कहीं गुना अच्छे से आता है। तो तू तो भूल जा, तेरा तो पत्ता कुछ ही टाइम के अंदर कटने वाला है। जो तू शान की जिंदगी गुजार रहा है ना, ये कुछ ही दिन की मेहमान है। मोलिन काफी गुस्सा हो गया था। वो उसे कहने लग जाता है कि आखिर तू ये सब मुझे बता क्यों रहा है, और आखिर तुझे ये सब पता चला तो चला कैसे? लेकिन यान तियान कहता है कि मुझे बस हाँ या ना में जवाब दे, जो मैंने कहा वो सच है ना? इस मैनर का मास्टर कुछ ही टाइम के अंदर बदलने वाला है। तो ये सुनकर मूली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो तुरंत यहाँ पर अपने वही जो बीस्ट था टाइगर वाला, उसके जरिए यान तियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन यान तियान का एक साथी आया हुआ था, वो उस बीस्ट को कंट्रोल कर जाता है, जिस वजह से बीस्ट कुछ भी नहीं कर पाता। यान तियान यहाँ पर मूली से कहने लग जाता है कि देख, तू मुझे मारना चाहता है ना, लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूँ जो अभी मरेगा। मरने वाला भी इंसान कोई दूसरा है। मुझे पता चला कि तूने एक इंपीरियल टूम के अंदर जाने का एंट्रेंस ढूंढा है। इसकी तुझे सारी जानकारी मिल गई, लेकिन तूने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। कोई ऑफिशियल रिपोर्ट इसकी नहीं बनाई ताकि तू चुपचाप से उस टूम के अंदर जाकर अंदर के ट्रेजर छीन सके। सच कह रहा हूं ना मैं? तू क्या करता है, तू कहाँ उठता बैठता है, मेरे को हर एक चीज की जानकारी होती है। मूली ये सुनकर बिल्कुल घबरा जाता है कि तुझे ये सब पता कैसे चल रहा है? ये तो मेरा सीक्रेट था। ये बाहर किसने निकाला? कैसे तुझे ये सारी की सारी जानकारी पता चली? अगर यहाँ पर बाकियों को पता चल गया कि मैंने टूम के अंदर जाने का एंट्रेंस वाली बात सबसे छुपा कर रखी है, तो ये तो बहुत बड़ा क्राइम हुआ और इसके बदले वो लोग मुझे पूरी तरह से खत्म कर देंगे, मेरी फैमिली तक को मार डालेंगे। नहीं, तुम ये बात किसी को मत बताना, ये खबर बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तुम बताओ कि मुझे इसके बदले क्या करना पड़ेगा? तो यान तियान कहता है कि ये हुई ना बात, अब आए तुम मुद्दे पर। यही तो मैं तब से तुम्हें समझाना चाह रहा था कि हम दोनों आपस में बातें करते हैं, लेकिन तुम्हें ही अलग तरह की गर्मी चढ़ी हुई थी। वैसे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बचाने का मैंने बंदोबस्त करके रखा हुआ है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा साथ देने के लिए, तुम्हारा काम आसान करने के लिए आया हुआ हूँ। और अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो इसके बदले तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, और वो काम ये है कि किंगलोंग सेट को इस दुनिया के नक्शे से मिटा दो। वही किंगलोंग सेट जिसका चू फेंग डिसाइपल है। तो यान तियान उस मूली से कहता है कि बस तुझे उस किंगलोंग सेट को दुनिया के नक्शे से मिटाना है, उसके बाद मैं तेरी सारी की सारी चीज में हेल्प करूंगा। यान तियान कहता है कि देख, तू सेट को तो बर्बाद करेगा, उसको तो मिटाएगा, लेकिन साथ ही साथ एक और बंदे को तुझे मारना है जिसका नाम है चू फेंग। उस सेट के साथ साथ मुझे चू फेंग की भी लाश चाहिए। बस ये कर दे, उसके बाद मैं तेरे लिए हर एक चीज करने को तैयार हो जाऊंगा। तो अब यहाँ पर उस मोलिन के पास दूसरा कोई ऑप्शन तो था नहीं, इस वजह से वो ये करने को तैयार हो जाता है। वो चू फेंग को भी मारेगा, उसके सेक्ट को खत्म भी करेगा। पर क्या वो कर पाएगा ये काम, वो तो हमें आगे ही पता चलने वाला है।
दूसरी तरफ हम यहाँ पर सुमी और सूरो को देखते हैं। अब इन दोनों को तो आपने पिछले वाले सीजन में देखा ही होगा कि ये दोनों बहनें हैं और उसी किंगलोंग सेट की सूरो तो एक एल्डर है और सुमी वहाँ की डिसाइपल है और ये दोनों एक हिसाब से गर्लफ्रेंड है अपने चूफेंग की। चूफेंग ने एक नहीं बल्कि दोनों की दोनों बहनों को पटा कर रखा है। यहाँ तक कि इन दोनों के फादर ने तो चूफेंग को अपनी बेटी का हाथ भी दे दिया था, लेकिन चूफेंग अभी शादी की बात को थोड़ा सा टाल रहा है। तो यही दोनों यहाँ पर मिलकर ना एक खास तरह का फॉर्मेशन लगा रहे थे, क्योंकि फॉर्मेशन के उस साइड चूफेंग अपनी कल्टीवेशन कर रहा है, सेक्लूशन के ना थोड़ा वो प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसको कोई खतरा ना हो उसके प्रोटेक्शन के लिए ये दोनों यहाँ पर उस फॉर्मेशन को लगाने की तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन तभी अचानक में वो जो उनका फॉर्मेशन होता है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उनको पता नहीं चलता कि ये फॉर्मेशन किसने डिस्ट्रॉय किया। इस वजह से वो भागे भागे बाहर जाकर देखने लग जाते हैं कि असल में यहाँ पर चल क्या रहा है। हम देख पाते हैं कि वो जो किलिन मैनर यानी कि मूलिन के जितने भी साथी वगैरह थे ना वो अपने पूरे सभी यहाँ पर आकर पहुंच चुके हैं किंगलोंग सेट के अंदर, और किंगलोंग सेट के जितने भी डिसाइपल है वो उन सभी के ऊपर हमला कर रहे हैं। आज तो अभी खाली डिसाइपल थे लेकिन मूलिन उनके साथ नहीं था। सारे के सारे डिसाइपल एक के बाद एक करते हुए सभी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और यहाँ पर इन डिसाइपल और सिपाही वगैरह जो थे उनके साथ वो बंदा भी होता है जो कि यांतियान के साथ था और उसने बीस्ट को कंट्रोल किया था ना टाइगर वाले, तो वो भी यहाँ पर आया हुआ था इन सिपाहियों के साथ। और वो बंदा बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था। सच में ऐसा लग रहा था कि कोई वो बहुत ही पावरफुल मैजिशियन या फिर कोई टॉप का डिमोनिक कल्टीवेटर है। उसकी पावर बहुत ज्यादा मिस्टीरियस थी और वो आते ही किंगलोंग सेट के एक एडर को तो वैसे ही जगह पर जान से मार डालता है। ये जो बंदा था इसका नाम था घोस्ट मास्क, क्योंकि ये मास्क लगाया रहता तो इसका नाम भी ऐसा ही घोस्ट मास्क पड़ेगा। और इसने यहाँ पर आते ही एक एडर की तो पहले जान ली, उसके बाद वो तैयार था बाकियों को भी जान से मारने के लिए। साथ ही साथ जो घोस्ट मास्क होता है ना वो एक ग्रे रोब स्पिरिटिस्ट भी है। क्लाउड सेट से आता है ये, ठीक वैसा ही जैसे कि चूफेंग भी अपना ग्रे रोब स्पिरिटिस्ट है ना, तो ये भी ग्रे रोब स्पिरिटिस्ट ही है, वरना मतलब दोनों की पावर सेम है। तो अब ये घोस्ट मास्क यहाँ पर आने के बाद जितने भी किंगलोंग सेट के डिसेबल थे वो उनके ऊपर हमला करने ही क्या वाला था कि तभी वहां पर सुमी और सूरो दोनों आकर पहुंच जाते हैं। और ये लोग आने के बाद उन बदमाशों के ऊपर अटैक करने को तैयार थे। वो लोग कहते हैं कि आखिर तुम लोग हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आकर हमारे ऊपर हमला करने की, किसने भेजा तुम लोगों को। तो घोस्ट मास्क कहता है कि देखो चूफेंग ने रूल वगैरह तोड़े हैं, इस वजह से मुझे किलिंग मैनर से परमिशन मिली है कि मैं चूफेंग को जान से मार डालूं, इसलिए मैं उसको मारने के लिए पहुंचा हूं। तो ये सुनकर सूरो कहना चाहती कि नहीं ये हो ही नहीं सकता। किलिंग मैनर तो हमेशा से चूफेंग का साथ देते हैं, क्योंकि वहाँ के मास्टर फेंग तियान है ना वो तो चूफेंग को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। तो किलिंग मैनर वाले यहाँ पर आकर ये हरकत क्यों करेंगे। तो किंगलोंग सेट के सारे लोग कहना चाहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर चूफेंग को मारने के लिए आए हो ना तो उससे पहले तुम्हें हम सबसे लड़ना होगा। वो सारे के सारे डिसेबल वगैरह जा चुके थे बदमाशों के साथ मुकाबला करने के लिए, लेकिन कोई भी यहाँ पर एक पल को टिक नहीं पाता। देखते ही देखते कई सारे डिसेबल मारे जा चुके थे। सूरो भी चली जाती है उसी घोस्ट मास्क के साथ मुकाबला करने के लिए, लेकिन वो भी कुछ ढंग से अटैक कर नहीं पाती। वो पूरी ताकत लगा देती है ताकि उस घोस्ट मास्क की जान ले सके, लेकिन फिर भी कुछ फायदा होता नहीं। वो घोस्ट मास्क कहता है कि मुझे चूफेंग दे दो वरना मैं पूरे सेट को ही बर्बाद करके रख दूंगा। सबकी जान बचाना चाहते तो चूफेंग को मेरे हवाले करो। लेकिन सूरो और सुमी यहाँ पर सुनने को तैयार नहीं थे। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए घोस्ट मास्क के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं ताकि उसको रोका जा सके, लेकिन दोनों के अटैक को वो आसानी से हैंडल करता जा रहा था। उसकी डिमोनिक पावर काफी मिस्टीरियस थी तो उसको रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो उन दोनों को देखकर वहां पर घोस्ट मास्क कहने लग जाते कि यार जरा देखो तो दोनों बहनों को एक से बढ़कर एक है, क्या सुंदरता है इनकी, मेरा तो मन मोहित हो गया। एक काम करो तुम दोनों भी मेरे साथ आ जाओ, चूफेंग को भी ले जाऊंगा, तुम दोनों को भी ले जाऊंगा साथ में। तो वो दोनों की दोनों बहनों को वहां पर अपने पावर के अंदर ट्रैप कर लेता है और उनसे कहता है कि जिस तरह की घटिया जिंदगी तुम यहाँ पर गुजार रही थी ना उससे अच्छी जिंदगी मैं देने वाला हूँ, बस मेरे साथ रहना, तुम लोग बहुत खुश रहोगे। सुमी और सूरो कहना चाहते कि तुम लोगों को डर नहीं लगता क्या कि अभी फेंग यान यहाँ पर आ जाएंगे और वो तुम्हारा गेम बजा देंगे अगर तुमने इस हरकत को नहीं रोका तो घोस्ट मास्क कहता है कि फेंग यांग वो यहाँ पर आकर क्या ही उखाड़ लेगा, कुछ नहीं उखाड़ सकता वो, उसकी तो फील्डिंग हमने पहले से सेट कर दी है, कल ही के दिन वो मर जाएगा। उससे पहले मैं तुम लोगों को भी यहाँ से ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे तो लगता है कि चूफेंग डर के मारे भाग चुका है। उसको पता चल गया होगा कि वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकता तो वो तुम दोनों को छोड़कर ही भाग गया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दुनिया के किस भी कोने में क्यों ना चले जाए, हम वहाँ पर भी उसको ढूंढ निकालेंगे और उसकी जान ले लेंगे। पर तभी वहाँ पर कई सारे वेपन आकर लगने लग जाते हैं और उन वेपन ने तो सीधा उस घोस्ट मास्क का हाथ ही काट कर अलग कर दिया था। और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि अपने चूफेंग नहीं किया था। वो अपने मार्शल असुरा गॉड की पावर के साथ एक धमाकेदार एंट्री वहाँ पर मार लेता है, जहाँ उसके अंदर से पूरी तरह से थंडर की पावर बाहर निकल कर आ रही थी। यहाँ पर आने के बाद वो कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जो मेरे किंगलोंग सेट के अंदर घुसने की कोशिश किया। शायद तुम लोगों को पता नहीं होगा लेकिन जो भी मेरे सेट में घुसने की कोशिश करता ना मैं उसको बहुत बुरी मौत देता हूँ, ऐसी की जिसके बारे में उसने सपने में भी ना सोचा हो। चूफेंग ने अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट किया था जो कि उसके असुरा गॉड की पावर से बना होता है और उसके बाद वो तैयार था घोस्ट मास्क की वाट लगाने के लिए।
लिए। तो जब यहाँ पर घोस्ट मास्क देखता है चू फेंग को इतने गुस्से में, इतने खतरनाक अवतार के अंदर, उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये तो मेरे जैसा ही होगा, क्योंकि ये भी ग्रे रूब स्पिरिटिस्ट है, मैं भी तो वही हूं ना, लेकिन अब जाकर पता चल रहा है कि ये तो मुझसे कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चू फेंग तुरंत ही अपना वेपन लेकर उस घोस्ट मास्क की जान लेने वाला था, लेकिन जैसे वो उसको मारने वाला था वो कहता है कि रुक जा मुझे मत मारना, मैं तुम्हें ना उस सीक्रेट टोम के बारे में सारी जानकारी दूंगा जिसको मोलिन छुपाने की कोशिश कर रहा था। तो ये सुनकर क्वीन और चू फेंग दोनों हैरान हो जाते हैं कि अरे वाह, सीक्रेट टोम, जरा बता क्या बताना चाहता है। तो वो घोस्ट मास्क जो था वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो कहने लग जाता है कि वो जो मोलिन है ना, उसने उस टोम के अंदर जाने का जो एंट्रेंस है उसको छुपा कर रखा था, लेकिन हमें पता चल चुका है कि वो एंट्रेंस कहाँ पर है। वो असल में मौजूद है गोंग क्लान के पास ना, खंडर बने हुए हैं उसी में। अगर तुम गोंग क्लान के अंदर जाओगे तो वहाँ के खंडरों के जरिए तुम्हें रास्ता मिल जाएगा उस टोम के अंदर जाने का। देखो मुझे इतना पता था, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, इसलिए मुझे जाने दो। चू फेंग का जैसे ही ध्यान जाता है उसी टोम के ऊपर कि वो कैसा हो सकता है कैसा नहीं हो सकता है, तो मौके का फायदा उठाते हुए घोस्ट मास्क ने सीधा अपनी एक डिमोनिक पिल को चू फेंग के ऊपर देकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन चू फेंग इस अटैक से आसानी से बच जाता है और उल्टा उसके ऊपर वो अटैक फेंक कर मारता है। अब चू फेंग रुकने वाला नहीं था, वो तो सोच ही रहा था कि वो उस घोस्ट मास्क को मारे या ना मारे, लेकिन ये हरकत करके उसने साबित कर दिया कि वो मरने के ही लायक है। तो चू फेंग तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपने सारे के सारे वेपन के जरिए उस घोस्ट मास्क के चीथड़े उड़ा देता है, उसके टुकड़े कर चुका था वो। चू फेंग तो पहले वाले सीजन से ज्यादा ही रूथलेस हो चुका है, वो तक के न जाने कितने लोगों को मार चुका है, और जिसको भी मारा है नॉर्मल मौत नहीं दिया, फाड़ कर रख दिया उसने। चू फेंग कहता है कि अचकाने तुझे क्या लग रहा था कि तू यहाँ पर मेरे साथ गेम खेल लेगा, फंसा दिया ना तुझे तेरे ही गेम के अंदर। इसके बाद चू फेंग सूरू और सुमी दोनों के पास भागते हुए आता है देखने के लिए कि वो दोनों ठीक भी हैं या फिर नहीं है। सूरू तो थोड़ी बहुत ठीक भी थी, लेकिन सुमी को काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत चोट लगी है, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन अब तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। उस यान ध्यान ने ना मोलिन के साथ दोस्ती बना ली है, वो दोनों दोस्त बन चुके हैं और वो दोनों मिलकर तुम्हारी जान लेने की कोशिश करेंगे। तो हमसे ज्यादा खतरा तो तुम्हारे ऊपर है, तुम अपना ध्यान रखना ताकि तुम किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ। किंगडम सेट के वो जो लीडर थे वो भी वहां पर आ जाते हैं, जो कि किस्मत से बच चुके थे, लेकिन उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वो ढंग से खुद के पैरों पर चल भी नहीं पा रहे थे। वो कहते हैं चू फेंग से कि चू फेंग, वो लोग इतने जल्दी शांत नहीं बैठेंगे। तो चू फेंग भी कहता है कि मुझे पता है, और मुझे पता है ये भी कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मैं जा रहा हूँ उस यान त्यान को उसकी औकात दिखाने के लिए। तो एक दूसरा वहां पर डिसाइपल होता है जो चू फेंग से कहता है कि चू फेंग, क्या तुम अकेले जाओगे, तुम अकेले ये हैंडल कर लो क्या, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो किलन मैनर भी उनके साथ है, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो चू फेंग कहता है कि मुझे जाना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर फेंग यान को भी उन लोगों ने पकड़ कर रखा है और वो उनकी जान लेने वाले हैं। फेंग यान ने कई बार मेरी जान बचाई है, तो अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मुझे उनको बचाने के लिए जाना होगा। तो जैसे यहाँ पर चू फेंग जाना था, वो बंदा उससे कहता है कि देखो तुम नहीं जानते कि वो किलन मैनर जो है ना, वो कितनी घटिया जगह है। मेरी बहन को वो जो मोलिन है ना, उसके बेटे ने उठा लेके आया था, वो उसी मैनर के अंदर, जो कि बाहर से इतनी अच्छी, इतनी सेफ जगह और इतनी पवित्र जगह लगती है, अंदर कितने काले काम होते हैं। उस मोलिन के बेटे ने मेरी बहन को उठाया और वहां पर ले जाकर उसके साथ गलत काम करता है वो, और गलत काम करने के बाद वो जो उसका पालतू बीस्ट है ना, टाइगर, वो उसको खिला देता है। जिसके बाद हम उसी मोलिन के बेटे को देख पाते हैं जिसका नाम लेन चोंग था। इतना भैंस का बच्चा, चोंग पोंग नाम था इसका, और ये कुछ लड़कियों को बंदी बना कर रखा होता है। उनके पास आता है, कहने लग जाते कि चलो आज का कौन सा शिकार है मेरा, उसको टेस्ट किया जाए। तो पहले तो एक लड़की को एक घसीटते हुए अपने पास लेकर आता है और उसको अपने बेड पर लिटा देता है। उसके बाद वो पहले गलत काम करेगा और फिर मन भरने के बाद वो अपने ही टाइगर को उस लड़की को खिला देगा। वो बेचारी लड़की कितनी रिक्वेस्ट करती कि मुझे जाने दो, मेरे साथ ये सारे काम मत करो, मुझे बख्श दो, लेकिन वो लिन चोंग तो छोड़ता ही नहीं। वो कहता है कि पहले मैं तुम्हें डिवोर करूंगा, उसके बाद मेरा बीस्ट भी बची कुची तुम्हारी कसर पूरी कर देगा। पर जैसे वो कुछ करने वाला था, एक घसीट कर लाती आता है और उसके सीधा मुंह पर जाकर लगता है, जिस वजह से ये चोंग के तो जबड़ा टूट गया था। और ये लात किसी और ने नहीं बल्कि अपने चू फेंग ने मारा था। चू फेंग यहाँ पर कमाल की एंट्री मारते हुए पहुंच चुका था और उस लिन चोंग को तो पता ही नहीं चलता कि ये हो क्या रहा है, तू है कौन, तुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई मुझे। दूसरी तरफ हम फेंग यान को देखते हैं, उनको ना यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया था और अब यहाँ पर उनकी जान ली जाने वाली थी। उनको किसी गलत आरोप के अंदर फंसा दिया गया था, जो काम था मोलिन का ही। उसने साबित कर दिया यहाँ पर झूठी खबर के साथ कि ये फेंग यान गद्दार है, तब रूल के मुताबिक फेंग यान को मरना होगा। वहाँ पर फेंग यान कहने लग जाता है चू फेंग से कि चू फेंग, मुझे पता है कि तुम मुझे बचाने के लिए आओगे, लेकिन प्लीज यहाँ पर मत आना, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम आओगे तो ये लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे जो होगा मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। पर प्लानिंग तो उस यान त्यान और मोलिन ने पहले से करके रखी थी कि हमने यहाँ पर फेंग यान को बंदी बना कर रखा है ना, किसी भी हालत में चू फेंग यहाँ पर आएगा, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। अब वही हमारे पास मौका होगा उस चू फेंग को जान से मारने का। एक बार बस चू फेंग यहाँ पर आ जाए, मैं खुद अपने हाथों से उसको मारूंगा। जिस तरह से उसने मेरी बेइज्जती की है ना, यही बेइज्जती का बदला मैं उससे लेने वाला हूँ। लेकिन मोलिन तो अलग ही यहाँ पर ख्यालों में डूबा हुआ था कि इस घटिया से यांग त्यान की वजह से मैंने अपने कितने सारे सोल्जर को खो दिया, जिसको चू फेंग ने मार डाला है। अगर यांग त्यान नहीं बोला होता तो अपने सोल्जर को क्यों भेजता वहां पर। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इस यांग त्यान की वजह से मैंने इस फेंग यान को तो फंसा लिया। अब ये एक बार मर गया ना, तो उसके बाद तो हमेशा के लिए ये मास्टर की पोजीशन मेरी
ही रहेगी, वो फेंग यान को कभी नहीं मिलेगी। तो वो अभी ऑर्डर देता है कि जाओ और इस फेंग यान को जान से मार डालो। तो लेकिन यांग त्यान कहता है कि नहीं मोलिन, अभी तुम ये नहीं कर सकते, जब तक चू फेंग यहाँ पर नहीं आता तब तक ये फेंग यान नहीं मरेगा। हम तो फेंग यान को इसलिए बंदी बनाए ताकि चू फेंग को यहाँ पर बुला सके, लेकिन तुम अभी प्लान खराब नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मोलिन नहीं सुनता और जैसे उसके साथ ही यहाँ पर फेंग यान को मारने वाले थे कि उनके वेपन ही वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये डिस्ट्रॉय करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना चू फेंग था। वो एक धमाकेदार एंट्री अपने असुरा गॉड की पावर के साथ लेकर आ चुका था। जैसे वो यहाँ पर आया था उसके असुरा गॉड की पावर एक्टिवेट होती है और वो इतनी ब्रूटल थी कि पूरा इलाका ही उसके ऑरा से भर जाता है। तो ये देखते ही यांग त्यान कहता है कि आ गया मेरा शिकार, तेरा तो इंतजार कर रहा था, चला जा भेड़ ले। वो तुरंत ही जाता है चू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन चू फेंग उसके अटैक से बच जाता है। साथ ही साथ चू फेंग ने उस लिन चोंग जो था ना, वही मोलिन के बेटे को, उसको भी बंदी बनाकर रखा हुआ था। तो ये देखकर मोलिन घबरा जाता है कि अरे मेरे बच्चे तुझे किसने बंदी बनाया। मोलिन यहाँ पर चू फेंग से कहता है कि चू फेंग देख, अपन आपस में बैठ के बात करेंगे, मैं तेरे से सारी दुश्मनी खत्म करने को तैयार हूँ, जो बोलेगा वो करूंगा, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दे, उसको कुछ होना नहीं चाहिए, मेरा इकलौता बेटा है वो। तो जैसे यहाँ पर यांग त्यान चू फेंग को मारने वाला था ना, अब यहाँ पर मोलिन ही उस यांग त्यान से लड़ने के लिए चला जाता है कि देख तू कुछ नहीं करेगा चू फेंग को, अगर उसको कुछ हुआ ना तो वो मेरे बेटे को मार डालेगा, जो कि मैं नहीं होने दे सकता। चू फेंग ने मस्त दिमाग लगाया और दोनों को यहाँ पर आपस में ही लड़ा कर रख दिया था उसने। तो यांग त्यान कहता है कि अच्छा बेटा तू यहाँ पर मेरा गेम मुझ पर ही खेलने की कोशिश कर रहा है, देख मुझे मेरे प्लान से मतलब है, तेरा बेटा मर जाए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। जितने भी मोलिन के साथी वगैरह थे वो यांग त्यान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यांग त्यान अकेला यहाँ पर पड़ जाता है, वो उसका दिमाग खराब हो चुका था। कहता है कि मोलिन गलत कर रहा है तू, हमने प्लान बनाया था एक साथ में, लेकिन अब तू प्लान से पीछे हट रहा है। अब जो तूने हरकत की है ना, इसका पछतावा तुझे हमेशा होगा, मैं कभी तुझे माफ नहीं करने वाला हूँ ये हरकत के लिए, जो तूने एंड टाइम पे आकर जब मेरा प्लान सफल होने वाला था पैर पीछे कर लिए तूने। मोलिन चू फेंग से कहते हैं कि चू फेंग वो फेंग यान को तू ले जा और मेरे बेटे को छोड़ दे, आज से अपना हिसाब किताब खत्म है। तो चू फेंग उस लिन मोली का जो बेटा होता है ना लिन चोंग, उसको छोड़ देता है और फेंग यान को जाकर वो बचा लेता है। फेंग यान उसको देखकर कहता है कि चू फेंग तुमने मुझे बचा ही लिया। चू फेंग यहाँ पर वो चोंग जो होता है उसको भी अपने साथ ले जाता है और ये कहते हुए जाते हैं कि देखो जब तक हम सेफ जगह पर नहीं पहुंचते ना, तुम्हारा बेटा मेरे पास रहेगा, और जब हमें लगेगा कि हम सुरक्षित हो चुके हैं, मैं तेरे बेटे को छोड़ दूंगा, और अगर तूने कुछ करने की कोशिश की तो तेरा बेटा मरेगा। लेकिन तभी यांग त्यान जो होता है वो चू फेंग के पीछे पड़ जाता है। तो ये देखकर चू फेंग अब कहता है मोलिन से कि देख यांग त्यान ने अपना डील तोड़ दी, वो मुझ पर अटैक करने के लिए है, इसका मतलब कि मैं तेरे बेटे को भी नहीं छोड़ूंगा, बचा सकता है तो अपने बेटे को बचा ले, तू इस यांग त्यान को मार कर, यांग त्यान अगर मुझे कुछ भी किया तो तेरा बेटा मरेगा। इसके बाद चू फेंग यहाँ पर सबके सामने ही उस लिन चोंग को जान से मार डालता है, उसकी गर्दन तोड़कर फेंक देता है उसको, कि जितनी भी लड़कियों के साथ गलत काम तूने किया ना उसका बदला पूरा हुआ। तो यहाँ पर चू फेंग जैसे वहां से भाग रहा था, यांग त्यान तो उसके पीछे पड़ा हुआ था, ये दोनों वहां से भाग रहे होते हैं और यांग त्यान अब रुकने वाला नहीं था, उसको ऐसा मौका वापस नहीं मिलेगा चू फेंग को मारने का। वो कहता है कि चू फेंग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, तू आज बचेगा नहीं, तू मरेगा मेरे हाथों से। वो चू फेंग को बहुत मारता है, एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक चू फेंग के ऊपर करता है। वो चू फेंग यहाँ पर फेंग यान को पकड़े हुए था, इस वजह से वो ढंग से अटैक भी नहीं कर पाता और यही मौके का फायदा उठाते हुए यांग त्यान उसके ऊपर कई सारे अटैक कर चुका था। फेंग यान चू फेंग से कहता है कि चू फेंग मुझे कहीं गिरा दो और तुम यहाँ से भागो, वरना मुझे उठाकर तुम ज्यादा दूर नहीं भाग पाओगे, वो तुम्हारी जान ले लेगा। लेकिन चू फेंग कहता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, अब यहाँ पर मेरी जान भी क्यों न चली जाए, लेकिन मैं आपको तो नहीं छोड़ूंगा, आपको अपने साथ ही ले जाऊंगा, खाली हाथ मैं नहीं जाने वाला। तो इसके बाद चू फेंग यहाँ पर क्वीन से कहता है कि क्वीन बंदोबस्त करो कुछ और हमें यहाँ से जल्दी स्पीड से भगा लो, थोड़ा दूर ले जाओ ताकि हम यांग त्यान के चुंगल से बच सके। तो ये सुनते साथ ही वो जो क्वीन होती है वो तुरंत अपनी पावर एक्टिवेट कर दी और चू फेंग के बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल लेने लग गई थी। इससे होता ये है कि वो जो क्वीन के विंग्स वगैरह थे ना, अब चू फेंग के पास आ चुके थे और चू फेंग उन विंग्स के जरिए एकदम बिजली की रफ्तार के साथ आगे बढ़ने लग गया था। यांग त्यान तो खड़ा देखता ही रह जाता कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, उसको अचानक में इतना स्पीड से कैसे भाग गया, अभी तो ये स्लो स्लो जा रहा था, इतनी स्पीड इसके अंदर से आ कैसे गई। वो तो अपना सर घुसाते बैठ गया था कि भाई साहब इसने किया क्या, ये इतना स्पीड से भागा तो भागा कैसे, क्योंकि वो वहीं खड़ा रह गया था और चू फेंग इतना दूर जा चुका था कि उसको ढूंढते साथ भी वो नहीं ढूंढ पाएगा उसे। लेकिन फिर भी वो ऐसे तो रुकने वाला नहीं था, वो फिर भी पीछे जाता रहता है चू फेंग के कि कम से कम कुछ तो मिलेगा वो। तो ऐसे ही चू फेंग आगे बढ़ते हुए ना एक वैली के अंदर आकर पहुंच चुका था। ये जगह काफी मिस्टीरियस लग रही थी और काफी दूर तक की यहाँ पर क्वीन की पावर को हैंडल करने की वजह से चू फेंग का शरीर जो होता है ना वो अपना बैलेंस खोने लग गया था, इस वजह से वो ढंग से उड़ भी नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो कोशिश तो करता ही जाता है। और जैसे यहाँ पर चू फेंग की थोड़ी सी स्पीड कम हुई थी, यांग त्यान उसके पीछे आकर पहुंच चुका था। वो कहता है कि चू फेंग फाइनली मेरे हाथ लग गया, तुम अब तू नहीं बचेगा, यही इस वैली के अंदर एक कब्र बना दूंगा मैं। चू फेंग अपना डिमोनिक ब्लेड बाहर निकालता और उसके जरिए यहाँ पर वो यांग त्यान के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यांग त्यान रुकने वाला नहीं था, वो उसके ऊपर कई सारे अटैक करता है। इस वजह से कई बार तो फेंग यान भी चू फेंग के हाथों से निकल चुका था, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ता नहीं। फेंग यान चू फेंग से कहता है कि चू फेंग मैं तुमसे कब से कह रहा हूं, मुझे यहीं पे कहीं गिरा दो और तुम भागो यहाँ से, वरना हम दोनों मरेंगे मेरी वजह से, और ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें जाना होगा, जाओ यहाँ से। और चू फेंग रुकने वाला नहीं था, वो रुकता ही नहीं और वहां पर यांग त्यान को वो चकमा देते हुए फेंग यान को लेकर भाग रहा था। और तब चू फेंग अपने पास से एक फॉर्मेशन टोकन बाहर निकालता है, जो कि पिछले सीजन में फेंग यान जो है ना उसने चू फेंग को दिया था। ये एक फॉर्मेशन जैसा होता है जिसका इस्तेमाल करने पर चू फेंग अपने आप को किसी भी मुसीबत से बचा सकता है।
तो अब इसी चीज का यूज करते हुए चू फेंग वहां से आगे बढ़ने लग जाता है ताकि वो यांग तियान को चकमा दे सके। वो दोनों के दोनों काफी दूर आ चुके थे और जैसे ही वो यांग तियान चू फेंग के ऊपर अटैक करने वाला था, चू फेंग उसको उसी फॉर्मेशन के अंदर फंसा देता है। वो यांग तियान फंसी जाता है फॉर्मेशन के अंदर, उसको समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो गया, ये कहाँ पे फंसा दिया इसने मुझे। वो अजीब से धुएं के अंदर पड़ जाता है, वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। वो कितनी कोशिश करता है लेकिन वो बाहर जा ही नहीं पाता। काफी देर की मेहनत के बाद जब वो बाहर निकल कर आता है तो देखता है कि चू फेंग तो वहां से कब का गायब हो चुका है। चू फेंग ने उसको मस्त चकमा दिया और वो चू फेंग यहाँ से भाग चुका था। यांग तियान ये सोचने लग जाता है कि ये जो वैली है ना ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। भले से चू फेंग यहाँ पर आ तो गया लेकिन यहाँ से कहीं जा नहीं पाएगा, यहाँ पर उसका मरना तय है। लेकिन फिर भी उसको डाउट लग रहा था कि चू फेंग इतनी मुसीबत से बच चुका है तो यहाँ पर भी कहीं वो बच ना जाए। इसलिए वो कहता है कि जब तक मैं चू फेंग की लाश ना देख लूं ना मुझे यकीन नहीं होगा कि वो मर गया, इसलिए मुझे वापस से चू फेंग को ढूंढने के लिए जाना होगा। तो वो फिर से निकल जाता है वैली के अंदर ढूंढते हुए चू फेंग को, लेकिन अब चू फेंग को ढूंढ पाना उसके लिए इम्पॉसिबल था। वो भटक जाता है वैली के अंदर लेकिन चू फेंग उसको कहीं नहीं मिलता और यहाँ पर भटकते हुए उसकी हालत खराब होने लग गई थी क्योंकि यहाँ का जो धुआं था ना वो बहुत ज्यादा थिक था और इतना डेंजरस था कि अंदर सांस लेने पे अच्छे से अच्छा कल्टीवेटर मर जाए। तो यही ऐसा जब यहाँ पर होने लग गया उस यांग तियान के ऊपर तो उससे उसकी हालत खराब हो जाती है। वो खून की उल्टी करने लगता है और कहता है कि नहीं अब मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर और टाइम तक रुकाऊंगा, मेरी हालत खराब हो चुकी है, ज्यादा टाइम तक रुका ना तो मैं मर जाऊंगा। मुझे लगता है कि चू फेंग भी यहाँ पर आया है ना तो अब तक वो भी मर गया होगा, ज्यादा उसके पीछे जाना ठीक नहीं है। तो अब चू फेंग यहाँ पर आने के बाद मर चुका है तो उसके किंगलोंग सेट को बर्बाद करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अभी चाहता हूँ उसके किंगलोंग सेट को बर्बाद कर दूंगा। तो वो तो वहां से भाग चुका था इस उम्मीद में कि चू फेंग अब तक मर चुका हो, लेकिन उस बेवकूफ को क्या पता कि चू फेंग यहाँ पर थोड़ी ना मरने वाला है। वो तुरंत ही चू फेंग जो होता है फेंग यान को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर फेंग यान भी सेफ था और चू फेंग भी सेफ था। वो दोनों के दोनों यहाँ पर एक जगह पर बैठे होते हैं। लेकिन जैसे चू फेंग यहाँ पर आया था ना हम देख पाते हैं कि वहाँ पर कोई मिस्टीरियस सा बंदा आया है। वो कोई अजीब सा बंदा था जो कि काफी हैवी कपड़े मतलब के अमीरों वाले कपड़े पहना हुआ था और वो यहाँ पर आने के बाद देखने लग जाते कि लोग है कौन और असल में ये बंदा था कौन, यहाँ पर किस लिए आया था, इसके आने का मकसद क्या है, ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।